नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश या फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत को फिजियोग्राफिक आधार पर या भौतिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला था आपका उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारत, दूसरा था उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा था तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन 5 प्रकारों में से 5 बिंदुओं में से हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। एक तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा गंगा का मैदान कंप्लीट हो चुका है। आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इसी पठार के अंतर्गत भारत के बहुत सारे पठारों को इसमें समाहित कर दिया गया है। उनकी चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं कि इसे पठारों का पठार क्यों कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। तो देखिए, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत है? 4 भागों में, इसीलिए इसको पठारों का पठार कह रहे हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी में तो इसको केंद्रीय उच्च भूमि में, पूर्वी पठार में, उत्तर पूर्वी पठार में और दक्कन के पठार में विभाजित किया गया है। या ये कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन के पठार से निर्मित संरचना है। क्लियर है? इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली एवं दिल्ली तक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ी तक है, उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक है, पश्चिम में गिरिकी पहाड़ियों तक है गुजरात में, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियों तक है। तो देखिए, एक बार मैं इनको मैप पर बताता हूँ कि इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि इसके अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि आती है आपकी और पूर्वी पठार आता है, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। अब इसको मैप पे देखिए, ये है आपका भारत। अब भारत में ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए, ये गुजरात है। तो गुजरात में यहाँ पश्चिम में क्या है? गिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ी? गिरी की पहाड़ी। ये है आपका अरावली पर्वत, इस तरीके से और दिल्ली तक। ठीक है, तो ये अरावली हो गया। तो उत्तर पश्चिमी सीमा इस पठार की किसने बनाई? अरावली ने। इसके बाद में दक्षिण में यहाँ पर कार्डमम पर्वत है। कौन सा? कार्डमम, जिसे हम इलायची पर्वत कहते हैं। पूर्व में यहाँ पर ये राजमहल पहाड़ी है जो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और उत्तर पूर्व में इसकी जो सीमा बनाता है वो है यहाँ पर शिलोंग का पठार। क्या है? शिलोंग का पठार। तो देखिए, इस प्रकार से अब मैं पूरी आकृति को मिला देता हूं एक बार। वैसे मुख्य रूप से तो ये है, लेकिन बाद में यहाँ पर एक गैप का निर्माण हो गया जिसे मालदा गारो गैप कहते हैं और यहाँ तक इसका पूरा विस्तार है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भाग 3 तरफ से पानी से घिरा है भारत का, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और ये क्या है? अपना प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये आपने मैप पर देख लिया इसका विस्तार, कि इसका विस्तार पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ गुजरात, उत्तर पश्चिम में अरावली और दिल्ली तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार, पूर्व में राजमहल पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार था। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
तो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो उसके टूटने से क्या हुआ, उसका उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह हुआ, और उत्तर पूर्व में जब उसका प्रवाह हुआ तो उसी से ये प्रायद्वीपीय पठार अपना बना है। अब गोंडवाना लैंड से वहां पर क्या था, कभी वहां पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई होगी जिसके कारण वहां की जो चट्टानी संरचना है वो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बाद में आग्नेय चट्टान वहां पर क्या हो गई, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। तो ये पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार की जो संरचना है वो किससे निर्मित है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड के टूटने व उसके उत्तर दिशा में प्रवाह से इस पठार का निर्माण हुआ है। देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। कितनी, 600 से 900 मीटर। अब दूसरी बात आती है इसकी ऊंचाई के बारे में। एक फैक्ट ये आता है कि पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है जबकि पूर्व में कम है। मैं भी इसको मैप पर बताऊंगा कि क्यों है। देखिए पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक और पूर्व में कम, क्योंकि जो नदियां यहाँ से निकलती हैं वो पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसे कि नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होना, ये इसका उदाहरण हो गया। इसकी जो ढाल है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, इसकी ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। तो इस तरफ जो नदियां जाती हैं, ये छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है सोन नदी, और उत्तर में पटना में जाकर के बिहार में क्या हो जाती है, गंगा में मिलती है। चंबल नदी भी उत्तर की ओर बहती है, दामोदर भी छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो इसकी जो ढाल है उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये कौन साबित कर रहा है, सोन, चंबल व दामोदर नदी स्पष्ट कर रही है इस चीज को। दूसरा, दक्षिण में जो इसकी ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, वो किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी का अपवाह होता है। तो मैं इसको एक बार मैप पे और बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से इसकी ढाल निर्मित है। देखिए ये भारत है, तो यहां से चंबल नदी निकलती है और ये चंबल नदी इस प्रकार से कहां जा रही है, यमुना में मिल जाती है। एक सोन नदी है जो बिहार में जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है, कोलकाता में जाके। तो देखिए इसकी जो ढाल है तो ये तो क्या है, उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, और दक्षिण में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। इधर से गोदावरी नदी निकलती है, इधर से कृष्णा नदी निकलती है, फिर कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, तो इन नदियों के अपवाह से आपको पता चल रहा होगा इसकी ढाल के बारे में। तो ये उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं और ये दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं। तो पश्चिम में दक्षिण में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जबकि उत्तर में इसकी ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात आपको याद रखनी है, जो इन नदियों के अपवाह से यहाँ क्या होता है, स्पष्ट होता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी इस पठार की। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसी पठार को अभी आपने देखा था कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें सबसे पहले था आपका केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद में था आपका पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के बाद में था उत्तर पूर्वी पठार, जिसे हम मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। और पूर्वी पठार को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन, जिसमें महानदी बेसिन भी आ जाता है, दंडकारण्य का पठार भी आ जाता है। अंत में आता है आपका दक्कन का पठार। तो इन 4 भागों में बांटा गया। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसकी, केंद्रीय उच्च भूमि की, कि केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड है क्या, यानी कि भारत का कौन सा हिस्सा है जो केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो देखिए अरावली पर्वत जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर रहा है और ये केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। दूसरा है आपका मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत, बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा पर्वत। तो ये सभी स्थलखंड मिलकर के क्या करते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण करते हैं। और केंद्रीय उच्च भूमि प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम अरावली पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी पॉइंटों पर बढ़ेंगे। तो देखिए ये राजस्थान है। आपको मालूम है कि अरावली पर्वत जो है वो 4 स्टेटों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए गुजरात से बनता है ये पर्वत। गुजरात के पालनपुर से इसका विस्तार
इस प्रकार। तो देखिए ये इसकी उत्तर पूर्वी सीमा हो गई और ये दक्षिण पश्चिम सीमा हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार बताइए अरावली का, तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर या पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में रायसीना हिल तक है। कहाँ तक? रायसीना हिल। ये वही रायसीना हिल है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। ठीक है। तो उत्तर पूर्व में इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के कहाँ तक है? अहमदाबाद या गुजरात के अहमदाबाद तक। तो ये तो हो गई इसके विस्तार की बात। अब बात करते हैं कि अरावली पर्वत कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली के बाद में हरियाणा के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में गुजरात। ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी विशेषताएं देखते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है, यानी कि राजस्थान में दक्षिणी अरावली के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिरोही जिला है, सिरोही में इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, और जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर। ठीक है। तो गुरु शिखर कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। माउंट आबू इसका सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। ये 4 राज्यों में विभाजित है, जिसमें से इसकी कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर। लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। तो राजस्थान में ही इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से विभाजित करता है। इसका मतलब कि इसकी वजह से इसकी विशेषताएं देखिए। यहाँ पर अरावली पर्वत एक जब राजस्थान का मैदान हमने पढ़ा था, वहाँ देखा था कि अरावली पर्वत की जो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों, वो ये है कि अरावली पर्वत यहाँ पर मुख्य जल विभाजक एवं जलवायु विभाजक दोनों का कार्य करता है। वो कैसे? अरावली से इसके पश्चिम में एक नदी निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। और इसके दक्षिण से एक नदी निकलती है, बनास नदी। बनास किस में जाकर के मिल जाती है? चंबल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई गंगा नदी के अपवाह का उदाहरण, और ये हो गई राजस्थान के मैदान के अपवाह का उदाहरण। तो जल विभाजक तो अरावली पर्वत इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान के मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। दूसरा, मुख्य जलवायु विभाजक इसलिए है क्योंकि ये वाला जो रीजन है आपका राजस्थान का, ये क्या है? शुष्क रीजन है, शुष्क क्षेत्र है। और ये वाला जो रीजन है वो क्या है? आर्द्र उपाद्र क्षेत्र है। तो ये पश्चिम के शुष्क जलवायु प्रदेश को पूर्व के आर्द्र जलवायु प्रदेश से क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए यह राजस्थान का एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, और इसी माउंट आबू में एक जैन मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। जो कि संगमरमर की सफेद चट्टानों से निर्मित है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अब इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो देखिए कौन से काल में, यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं कि अरावली पर्वत की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है? वो हुई है आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में। ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल प्रश्न है ये। तो अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। इसकी आयु लगभग कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। यानी कि ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। मोरदार पर्वत है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जहां राजस्थान में इसका विस्तार क्या है? सर्वाधिक है। तो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, अब इसका विस्तार देखिए। 4 राज्यों में बताया था अभी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये प्राचीनतम मुर्दार अवशिष्ट पर्वत है। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स थे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उन पर चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। देखिए क्या है कि अरावली पर्वत पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान के मैदान के अपवाह को गंगा नदी के अपवाह से अलग करता है। इस पॉइंट पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अरावली पश्चिमी भारत का एक मुख्य जलवायु विभाजक है जो पश्चिम के शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को पूर्व के आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु प्रदेश से विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है? विभाजित करता है। तीसरी, देखिए यहाँ पर ये प्राचीन अवशिष्ट मुर्दार पर्वत है, इसलिए यहाँ खनिज संसाधनों का भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज संसाधनों के नाम पर तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक एवं चूना पत्थर मिलते हैं। इनके अलावा यहाँ पर भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में मिलती है। तो ये अरावली पर्वत था और उसकी कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का जो पठार है वो अरावली के बिल्कुल दक्षिण में है। तो एक बार इसको बना भी लेते हैं। देखिए ये आपका अरावली हो गया, ठीक है, ये हुआ आपका मेवाड़ का पठार। और मेवाड़ के पठार के बाद में अगली जो संरचना है वो है आपकी मालवा के पठार की। ऐसे तो अरावली के दक्षिण में से राजस्थान से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी, राजसमंद से, जो कि कहाँ से होकर के बहती है? इस पठार से होकर के बहती है। और इधर से एमपी के मऊ से एक नदी निकलती है, कौन सी? चंबल नदी, जो किसमें चंबल में क्या मिल जाती है? सवाई माधोपुर में जाके आपकी बनास मिल जाती है। तो इसकी कुछ ज़्यादा खासियत नहीं है, बस इसके बारे में इतना सा याद रखना कि जो मेवाड़ का पठार है ये अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। ठीक है, यहाँ आपको संरचना दिखाई दे रही होगी कि जो मेवाड़ का पठार है ये क्या कर रहा है? अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग कर रहा है। और इस पठार से कौन सी नदी बह रही है? बनास नदी बह रही है, जो बाद में सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल में मिल जाती है। और अंत में चंबल इटावा के समीप, यूपी में है इटावा, वहां पर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए इस पठार का जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। एक चीज याद रहेगी, मेवाड़ के नाम से तो आपको राजस्थान याद रह जाएगा और इसका थोड़ा बहुत विस्तार एमपी में है। तो 2 राज्यों में इसका विस्तार है। दूसरा, मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, ये पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है बनास नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध इस पठार से है। तो ये था आपका मेवाड़ का पठार। तो इसके बारे में बस इतनी सी जानकारी मिलती है जो सफिशिएंट है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका मालवा का पठार। दोस्तों मालवा के पठार, अब इसकी भी हम संरचना भी हमने बनाई थी, एक बार और बना लेते हैं। देखिए ये आपका अरावली था, ये आपका मेवाड़ का पठार था, ये आपका मालवा का पठार हो गया। तो अभी हम मालवा की बात कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तो जो मालवा का पठार है दोस्तों वो किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कैसी संरचना से? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित। तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना होने का मतलब क्या है कि कभी यहाँ पर लावा का उद्भेदन हुआ होगा, तो लावा जब यहाँ जमा तो लावा के जमने से यहाँ पर आग्नेय चट्टान बनी। और बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण होता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। तो यहाँ बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण या बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा का पठार कहते हैं। तो जहाँ बेसाल्ट चट्टान होती है, जब वहाँ अपक्षय होता है, जब वहाँ की चट्टानें अपर्दित होती हैं, अपक्षित होती हैं, तो वहाँ पर काली मिट्टी का विकास होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? काली मिट्टी का विकास हुआ है। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। किसकी? कपास की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचनाएं हैं जिसके कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। अब दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो मालवा का पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में बटा हुआ है या फैला हुआ है। तो राजस्थान में मालवा के पठार का जो हिस्सा आता है उसे राजस्थान में कहा जाता है हाड़ौती का पठार।
ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है। हाड़ौती का पठार क्या है, यानी कि मालवा के पठार का जो हिस्सा या मालवा का पठार राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। और हाड़ौती के पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान के 4 जिलों में है, जिनको याद रखना, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जिले हैं राजस्थान के जहां पर हाड़ौती का पठार विस्तृत है। अब इस पठार के जस्ट नीचे दक्षिण में मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है मऊ। मऊ से अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मऊ वही एमपी में है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से मऊ की पहाड़ियों से या जानापाव की पहाड़ियों से, उन पहाड़ियों को कहा जाता है जानापाव की पहाड़ी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, और ये चंबल नदी इसी मालवा के पठार से होते हुए अंत में यमुना में जाके मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। इस चंबल नदी ने क्या किया है, यहाँ पर इतना अपर्दन किया है कि जिससे ये क्षेत्र बीहड़ के रूप में क्या हो गया है, वर्गीकृत हो गया है, यानी कि बीहड़ भूमि का यहाँ विकास हो गया है। और ऐसी बीहड़ भूमि को यहाँ पर क्या कहा जाता है, उत्खात्र भूमि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपके। अब देखिए यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला, मालवा के पठार का निर्माण हुआ है बेसाल चट्टानों से, पहली चीज याद रखनी है। जहां बेसाल चट्टान होंगी, आपको याद रखना मिट्टी का बेस है ये, वहां काली मिट्टी ही बनेगी, और काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो कपास की खेती की जाती है। दूसरा सवाल बनेगा कि इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान व मध्य प्रदेश में है, जहां राजस्थान में इसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, और हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदी चंबल तो है ही, हमने चंबल के बारे में चर्चा कर ली, नर्मदा और तापी भी यहाँ से होते हुए बहती हैं। अब देखिए, चंबल नदी घाटी में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ अपर्दन से सर्वाधिक, जिसके कारण यह पठार अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, जिसे यहाँ बीहड़ भूमि का निर्माण हो गया, और ऐसी बीहड़ भूमि को मालवा के पठार में उत्खात्र भूमि कहा जाता है। और यही बीहड़ चंबल के डाकुओं के लिए फेमस माने जाते हैं। ठीक है, चंबल के डाकू इन्हीं बीहड़ों में पाए जाते थे, अब तो नहीं मिलते इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये था आपका मालवा का पठार। क्लियर हो गया। तो हमारे 2 पठार क्लियर हो गए, एक तो अरावली पर्वत हो गया हमारा, एक मेवाड़ का पठार हो गया। तो यहाँ से सवाल क्या बन सकते हैं कि बनास नदी का संबंध किस पठार से है, तो मेवाड़ के पठार से। चंबल नदी का संबंध किस पठार से है, तो मालवा के पठार से। क्लियर है। मेवाड़ के पठार, मालवा के पठार को कौन सी संरचना अरावली पर्वत से अलग करती है, तो अगर आपको ये बीच में दिखाई दे जाएगी आकृति, तो आप बता सकते हो कि मेवाड़ का पठार जो है वो अरावली पर्वत को मालवा के पठार से विभाजित करता है या अलग करता है। तो ये हुआ आपका मेवाड़ मालवा का पठार। इसके बाद में जो अगली संरचना आती है हमारी, वो आती है आपकी बुंदेलखंड का पठार। तो ये लगातार हैं ये सारे, ये अरावली, ये मेवाड़ का पठार, ये मालवा का पठार और ये बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, अब नीचे धीरे धीरे हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं। अब ये अपना बुंदेलखंड का पठार हो गया। तो बुंदेलखंड के पठार की जो संरचना निर्मित है, जैसे ये आपका बेसाल चट्टानों से निर्मित था, इसी तरह ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। कैसी चट्टानों से? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित है। और जहाँ पर ग्रेनाइट और नीच चट्टानें संयुक्त रूप से आपस में पाई जाती हैं, वहाँ किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है? वहाँ लाल मिट्टी का विकास होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको इसकी संरचना याद रखनी है कि इसकी संरचना किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है? ग्रेनाइट और नीच से मिलकर बनी है। जब ग्रेनाइट और नीच चट्टान का अपक्षय हुआ तो उसके अपक्षय से इस क्षेत्र में लाल मिट्टी का विकास हुआ। लाल मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो आयरन के ऑक्साइड अधिक होने की वजह से, तो आयरन के ऑक्साइड अधिक होंगे तभी तो इस मिट्टी का रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो लाल मिट्टी तभी लाल होगी जब उसमें आयरन के ऑक्साइडों की अधिकता होगी। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगला पॉइंट आता है कि यहाँ से कौन सी नदी, इस पठार से किस नदी का अपवाह है? तो बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी के अपवाह का संबंध बुंदेलखंड के पठार से है। चंबल नदी के अपवाह का संबंध मालवा के पठार से है। और बनास नदी के अपवाह का संबंध मेवाड़ के पठार से है।
तीनों चीज़ क्लियर होती जा रही है एक साथ। अब देखते हैं इसका विस्तार। तो बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है। तो देखिए आपका मेवाड़ का पठार था राजस्थान और एमपी, ये भी मालवा का पठार राजस्थान और एमपी, ये पठार कहाँ हैं, यूपी और एमपी। इनकी विस्तार भी याद रखने आपको साथ साथ। ये जो चट्टान बनी थी ये बेसाल चट्टानों से था, ये ग्रेनाइट और नीच से है। यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ, यहाँ लाल मिट्टी का विकास हुआ। लेकिन बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए सूखा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो कृषि की दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने की वजह से ये भारत का एक आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अब देखिए मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, अब ये कौन सा पठार हो गया आपका, बेतवा, वो सॉरी बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक इस तरीके से पठार आता है, उसको बोला जाता है बघेलखंड का पठार। और ये बघेलखंड का जो पठार है ये केंद्रीय उच्च भूमि को किससे अलग करता है, ये केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करता है पूर्वी पठार से या छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। और पूर्वी पठार किसे कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार उसमें शामिल होता है, दंडकारण्य का पठार उसमें शामिल होता है, और महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन उस पठार में सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट आता है आपका विंध्यन पर्वत, यानी कि विंध्यांचल पर्वत जिसे कहते हैं। तो विंध्यांचल पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। देखिए पश्चिम में इसका विस्तार है गुजरात में, और गुजरात में इसे कहा जाता है जोवत पहाड़ी या जोवत हिल, और पूर्व में इसका विस्तार है कैमूर हिल तक बिहार के। तो आप कह सकते हैं कि विंध्यन पर्वत का विस्तार पश्चिम में गुजरात के जोवत हिल से लेकर के पूर्व में बिहार के कैमूर हिल तक है। दूसरी चीज है कि जो विंध्यांचल पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत क्या करता है, ये केंद्रीय उच्च भूमि को, तो ये केंद्रीय उच्च भूमि जस्ट इसके उत्तर में है, केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी घाटी से अलग करता है। क्या करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी घाटी से अलग कर रहा है। तो आपको दिखाई दे रही होगी संरचना कि ये विंध्यांचल पर्वत है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है, तो केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी घाटी से अलग करता है। ठीक है, अब नर्मदा नदी घाटी सतपुड़ा पर्वत इसके दक्षिण में है, तो आप ये भी कह सकते हो कि नर्मदा नदी घाटी विंध्यांचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से क्या करती है, अलग करती है। आपको दिखाई दे रही होगी संरचना पूरी तरीके से। यहाँ पर एक तरह से याद रखिए कि विंध्यन पर्वत किसको किससे अलग कर रहा है, केंद्रीय उच्च भूमि को नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी किसको किससे अलग कर रही है, सतपुड़ा पर्वत को विंध्यांचल पर्वत से। इसके जस्ट नीचे तापी नदी घाटी है, ताप्ती नदी बहती है, तो तापी नदी घाटी को नर्मदा नदी घाटी से कौन अलग करता है, सतपुड़ा पर्वत। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इनकी इमेज आप याद रखना। तो अब एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका विस्तार, तो पश्चिम में इसका विस्तार गुजरात तक था और पूर्व में बिहार तक। तो देखिए गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन 5 राज्यों में विंध्यांचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसको याद रखना। दूसरा है कि इस पर्वत का जो विस्तार है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, धात्विक खनिज संसाधनों का इस पर्वत श्रेणी में अभाव है, इसलिए यहाँ धात्विक नहीं बल्कि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ भवन निर्माण की सामग्री बहुतायत में मिलती है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब बात आगे नया पॉइंट, ब्लॉक पर्वत क्या है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत होता है, देखिए इस तरीके से, ये कोई चट्टान है और इस चट्टान के किनारे तो यथावत रहें और बीच का भाग नीचे धंस जाता है। जब किसी चट्टान के किनारे यथावत रहें और बीच का भाग नीचे धंस जाए तो ये तो बन गई आपकी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, और इसके किनारे पर जो उठी हुई संरचना है ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या कहा जाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो आप 2 पर्वतों के नाम ले सकते हैं, एक तो सतपुड़ा पर्वत और एक विंध्यांचल पर्वत।
दूसरा देखिए, यह प्रायद्वीपीय, यह उत्तरी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है जो गंगा नदी के अपवा क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवा क्षेत्र से अलग करता है। एक बार और दिखा देता हूं मैं मैप पे आपको इसको। देखिए, ये था आपका क्या, विंध्याचल पर्वत। अब इसके उत्तर में क्या है, गंगा नदी का अपवा क्षेत्र है, और इसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का अपवा क्षेत्र है, नर्मदा नदी घाटी से बिल्कुल नीचे का। तो ये पर्वत क्या कर रहा है कि गंगा नदी के अपवा क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवा क्षेत्र से अलग करता है, इसलिए ये मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक भी है। क्लियर है। अब अगला पर्वत बचा आपका सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत के अभी देखा था हमने, इसके उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी घाटी है, और इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात में इसको राजपीपला हिल के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में इसको महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेझिझक बताइए, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कहाँ है, एमपी में है, नासिक के पास में। और मैकाल की एक सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत की, माउंट अमरकंटक। कौन सी, माउंट अमरकंटक। और इसी माउंट अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो पूर्व की ओर पश्चिम की ओर जाती है ये इस तरीके से, और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में। एक नदी इसके उत्तर की ओर जाती है, सोन नदी। ठीक है। तो नर्मदा नदी इसलिए पूर्व से पश्चिम बहती है क्योंकि ये एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी, भ्रंश घाटी। तो ये दोनों जो नदियां हैं, एक तो सोन हो गई और एक नर्मदा हो गई, कहां से निकल रही हैं, मैकाल पर्वत से, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। दूसरी चीज, महादेव पहाड़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट अमरकंटक है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट एवं बेसाल चट्टानों से हुआ है। अब देखिए, सतपुड़ा पर्वत जो है वो नर्मदा नदी घाटी को ताप्ती नदी घाटी से विभाजित करता है। किससे विभाजित कर रहा है, ताप्ती नदी घाटी से। तो तापी नदी घाटी जो है वो बैतूल के पठार से निकलती है, एमपी से, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये भी कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है, ये भी अरब सागर में गिर रही है। तो ये जो 2 नदियां हैं, तापी और नर्मदा नदी घाटी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों नदियां एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। इसीलिए यहाँ से जब ये भारत के पश्चिमी भाग से नीचे गिरती हैं अरब सागर में, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब सतपुड़ा पर्वत की जो संरचना है वो ग्रेनाइट और बेसाल चट्टानों से निर्मित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद में अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।